दोस्तों 498 का मुकदमा आज के समय में हमारे समाज में बहुत ही तेजी से पैर पसार रहा है। बहुत से मुकदमों में यह देखा गया है कि पत्नियां झूठे सच्चे इल्जाम लगाकर पति पर और उसके परिवार वालों पर 498 का मुकदमा बना देती हैं और उसके बाद पति और उसके परिवार वालों को एक लंबी कानूनी प्रक्रिया को झेलना पड़ता है। आज बताने वाला हूं इस वीडियो में इसी बात के बारे में कि अगर 498 का कोई झूठा सच्चा मुकदमा बन गया है तो उस मुकदमे में किन किन बातों की सावधानी रखनी है, किस तरीके से उस मुकदमे को डील करना है जिससे कि उस मुकदमे से पति और उसके परिवार वाले बाइज्जत बरी हो सकें। तो सारी बातों को ध्यान से सुने, इस वीडियो को ध्यान से देखें और अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि ऐसी ही और इस टॉपिक से जुड़ी हुई वीडियोस आप व्यूअर्स तक आती रहें, उसकी नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। तो दोस्तों बात करते हैं इस मुकदमे के बारे में। अब देखिए, जब 498 का मुकदमा बनता है, एफआईआर दर्ज होती है, तो उस एफआईआर में बहुत ही कॉमन से इल्जाम देखने को मिलते हैं जो अधिकतर हर मुकदमे में सेम होते हैं, पत्नी अपने पति पर लगाती है। जैसे कि शादी के समय पैसे की मांग की गई, दहेज की मांग की गई, शादी के समय पत्नी और उसके घर वालों ने बड़ा चढ़ाकर शादी में खर्चा किया, सारा दान दहेज दिया, पति उसके परिवार वालों ने कैश मांगा, गाड़ी मांगी, ज्वेलरी मांगी, ये सब चीज पत्नी और उसके परिवार वालों ने अपनी हैसियत से ज्यादा बढ़ चढ़ के दिया। इसके अलावा शादी हो जाने के बावजूद भी शादी वाले घर में पत्नी से नाखुश होकर पति और उसके घर वालों ने बार बार पैसे की मांग की। पैसे की मांग को पूरी ना होने पर पत्नी के साथ मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना की गई, या फिर पत्नी को पैसे की मांग पूरी ना होने पर घर से बाहर निकाल दिया गया, या फिर इस तरीके के भी इल्जाम उसमें देखने को मिलते हैं कि पत्नी को इतना ज्यादा शारीरिक और मानसिक तरीके से प्रताड़ित किया गया, चाहे वो पैसे की मांग को लेके हो, चाहे किसी भी नाजायज मांग को लेके हो, जिससे पत्नी ने उस घर में या कहीं पर भी आत्मदाह करने तक की कोशिश कर ली। इस तरीके के कॉमन इल्जाम 498 की एफआईआर में देखने को मिलते ही मिलते हैं। अब जब भी इस तरह की कोई एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर दर्ज होने के बाद सबसे पहले मुकदमा जाता है कोर्ट में। कोर्ट में इस एफआईआर पे चार्जशीट फाइल की जाती है। अब चार्जशीट जब फाइल हो जाती है उसके बाद मुकदमा 4 हिस्सों में बंट जाता है और इन 4 हिस्सों में ही हमारे बचाव के रास्ते होते हैं। क्या है वो 4 हिस्से? पहला हिस्सा होता है चार्ज, दूसरा हिस्सा होता है प्रोसिक्यूशन एविडेंस, यानी कि पत्नी और पत्नी के परिवार वालों की तरफ से कोर्ट में गवाही पेश की जाती है। उसके बाद तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो पति के काम आता है, वो होता है डिफेंस एविडेंस, यानी पति के पक्ष में गवाही दी जाती है, पति अपने पक्ष में कोर्ट में गवाही लेके आता है। और उसके बाद चौथा हिस्सा होता है, चौथी स्टेज होती है आर्ग्यूमेंट्स, जहां पे पति और पत्नी दोनों की तरफ से कोर्ट में अपनी अपनी आर्ग्यूमेंट सुनाई जाती हैं, दलीलें रखी जाती हैं। इन 4 स्टेजेस में 498 का मुकदमा जो है बनता है और इन 4 स्टेजेस में ही छुपा है वो तरीका जहां पति अपने बचाव का रास्ता निकालकर खुद को बाइज्जत बरी करा सकता है। अब ये कैसे होगा, अब इसको समझते हैं। 498 की कोई चार्जशीट फाइल होती है, लड़की एफआईआर कराती है, उसके बाद चार्जशीट फाइल होती है और उसमें यह लिखा जाता है कि लड़की वालों ने लड़के वाले को इतना दहेज दिया। तो सबसे पहला काम ये करें कि लड़की वालों पर भी एक एफआईआर दर्ज कराएं, क्योंकि दहेज देना भी उतना ही अपराध है जितना दहेज लेना है। और जहां एफआईआर में लड़की वाले खुद ये बात मान रहे होते हैं कि उन्होंने लड़के वाले को दहेज दिया, तो वो खुद भी दोष के दायरे में आ जाते हैं, अपराध के दायरे में आ जाते हैं, खुद भी अपराधी होते हैं। उनके ऊपर सबसे पहले एफआईआर दर्ज कराएं कि ये इस बात को मानते हैं कि इन्होंने हमें दहेज दिया है। देखिए, जब चार्जशीट फाइल होती है, चार्जशीट फाइल करने के बाद जैसे ही पति के पास चार्जशीट जाती है, पति उसमें दिए गए सभी बयानों को पढ़ता है। बयानों को पढ़ने के बाद जो भी उसमें सच्ची झूठी बातें लिखी होती हैं उससे पति आ जाता है एग्रेशन में और वो शुरू कर देता है पत्नी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की, कैसे भी पत्नी को दोषी साबित कर दे। यही सबसे पहली गलती होती है। कोई भी मुकदमा 498 का है, उसमें पति को अपने बचाव के सबूत इकट्ठे करने हैं, ना कि पत्नी को दोषी साबित करने के लिए सबूत इकट्ठे करने हैं। चार्जशीट अगर फाइल होती है उसमें मुलजिम होता है पति, ना कि पत्नी। इसलिए पति जब भी सबूत इकट्ठा करे तो अपने बचाव के सबूत इकट्ठा करे, ना कि पत्नी को दोषी साबित करने के, क्योंकि ऐसा कोई भी सबूत जिससे पत्नी दोषी साबित होती हो वो कोर्ट नहीं देखेगी। पति वहां पे सिर्फ वो सबूत दिखाए जिससे पति दोषी ना साबित हो और पति निर्दोष साबित हो, ऐसे सबूत इकट्ठा करे। सबसे पहली चीज ये है। दूसरी बात यह है कि अब वो सबूत क्या हो सकते हैं। जब कोई चार्जशीट फाइल होती है, 498 का मुकदमा बनता है, उसमें पैसे के लेन देन को सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती है
कि शादी के समय दहेज की मांग हो रही थी, शादी के समय इतना लेन देन किया, शादी के समय पे जो भी पैसा दिया गया उससे लड़के और उसके घर वाले शादी के समय खुश ही नहीं थे, या फिर हर एक सेरेमनी पर इतना इतना नकद, गाड़ी या जो भी चीज दी गई। इसके लिए कैसे सबूत दिखाएं नकद से बचने के लिए? शादी की फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफी आजकल हर शादी में कॉमन होती है, सभी शादी में होती है। फोटोग्राफ्स का इस्तेमाल करें, उन फोटोग्राफ्स को कोर्ट में एज एन एविडेंस, एज अ सबूत पेश करें कि इन फोटोग्राफ्स में कहीं भी पैसे का लेन देन दिखाई नहीं दे रहा कि शादी के समय इतना नकद दिया गया, इतना पैसा दिया गया। दूसरी चीज, उन फोटोग्राफ्स से एक और बेनिफिट लिया जा सकता है। अधिकतर 498 के मामलों में यह देखा जाता है कि पत्नी की तरफ से ये बात कही गई कि लड़की वालों ने जो भी नकद दिया था, जो भी उन्होंने लेन देन किया, उससे लड़के और उसके घर वाले खुश नहीं थे और शादी के समय पर भी उनका मुंह बना हुआ था। वहां पे भी फोटोग्राफ्स काम आएंगी। फोटोग्राफ्स दिखाएं, उसमें दिखाएं कि कितने हैप्पीली सेरेमनीज हो रही हैं, किसी के भी ना पत्नी के पक्ष की तरफ से ना पति के पक्ष की तरफ से किसी के चेहरे पे कोई शिकन या ऐसी बात नजर आ रही है जिससे ये महसूस हो सके कि ये शादी किसी न किसी दबाव में या किसी किसी रंजिश में की जा रही है। इन सब बातों से फोटोज के जरिए आप बेनिफिट ले सकते हैं, उनको एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 498 के मामले में जो 4 स्टेजेस होती हैं जिसमें बचाव का रास्ता होता है, उन्हें एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहली स्टेज होती है चार्ज। कोर्ट चाहे तो चार्ज के समय ही एक्यूज को यानी मुलजिम को, यानी 498 में पति या उसके परिवार में से जो भी मुलजिम बनाया गया है उसे उसी समय डिस्चार्ज कर सकती है। आगे मुकदमा उसके खिलाफ चलेगा ही नहीं। अब ये कैसे होगा? चार्जशीट जो होती है उसे अच्छे से पढ़ें, उसमें जो जो कमियां हैं उसको कोर्ट के सामने रख के पॉइंट आउट करें। जैसे कि लड़की ने बहुत सारे इल्जाम लगाए पति के ऊपर, लेकिन उन इल्जामों को प्रूफ करने के लिए कोई भी सपोर्टिंग प्रूफ उस चार्जशीट के साथ नहीं लगा रखा। जैसे कि कोई इल्जाम लगा दिया गया कि फलाने फलाने दिन मेरे साथ मारपीट की गई, पैसे की मांग की गई, लेकिन उस फलाने फलाने दिन की उस तारीख की कोई भी कंप्लेंट लड़की ने नहीं की, तो इस बात को कोर्ट के सामने रखा जा सकता है कि इसमें जितनी भी बातें कही गई हैं वो फर्ज सिर्फ और सिर्फ बातें हैं। उन बातों को प्रूफ करने के लिए कोई भी सबूत चार्जशीट के साथ कनेक्टेड है ही नहीं, तो सबूतों के अभाव में मुझे चार्ज से डिस्चार्ज कर दिया जाए। अगर कोर्ट के पास ऐसे स्ट्रॉन्ग रिलायबिलिटी होती है, अगर कोर्ट के पास ऐसे स्ट्रॉन्ग प्रूफ आ जाते हैं कि भाई कोई भी एलिगेशन सपोर्टिव एविडेंस से कनेक्ट नहीं है, तो कोर्ट चाहे तो चार्ज के समय डिस्चार्ज भी कर सकती है और मुलजिम को बगैर मुकदमा लड़े ही उस मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अब दूसरी स्टेज होती है प्रोसिक्यूशन एविडेंस। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है जहां पे लड़की अपने साथ हुए गए सारी प्रताड़नाओं की गवाही कोर्ट में देती है। जब प्रोसिक्यूशन एविडेंस की स्टेज आए तो चार्जशीट को बहुत ही अच्छे से पढ़कर कोर्ट में जाएं, जिससे कि जिस समय लड़की या महिला या वाइफ कोर्ट में जब बयान दे तो उस बयान में और चार्जशीट में जो उसके बयान दिए गए हैं उनमें जो डिफरेंसेस हैं, वहां कुछ कह रही है यहां कुछ कह रही है, जो डिफरेंसेस हैं उनका फायदा जरूर उठाएं, उनको कोर्ट के सामने पॉइंट आउट करें कि चार्जशीट में तो लड़की ने कुछ और बयान दिए हैं, लेकिन कोर्ट के सामने वो उन बातों को घुमा फिरा के दूसरे तरीके से बयान दे रही है। इसे वो कहते हैं कंट्राडिक्शंस निकालने की कोशिश करें। ये कंट्राडिक्शंस आपको मुकदमे के आखिर में काम आती हैं, बरी कराती हैं, और इन कंट्राडिक्शन से जो एक्यूज होता है वो बाइज्जत बरी हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे इल्जाम चार्जशीट में ऐसे लिखे होते हैं, जब लड़की कोर्ट में आके गवाही देती है तो वो बताती है कि मेरे साथ इस दिन मारपीट हुई, उस दिन मारपीट हुई, इस दिन पैसे की मांग की गई, या मुझे इस दिन प्रताड़ित किया गया, चाहे वो हस्बैंड ने किया हो चाहे वो हस्बैंड के घर वालों ने किया हो, या इस दिन बाहर निकाल दिया गया। जो भी चीजें करी गई उसके बारे में उस बात की जानकारी जरूर लें कि जिस दिन, जिस समय, जिस तारीख की आप घटना बता रहे हैं उस दिन, उस समय, उस तारीख पर आपने कोई कंप्लेंट पुलिस में की थी या नहीं की थी। अब यहाँ दो बातें होती हैं। मैक्सिमम ये देखा जाता है कि एलिगेशंस तो चार्जशीट में लग जाते हैं, गवाही के समय भी बहुत सारे इल्जाम लगा दिए जाते हैं, लेकिन उस समय उस तारीख की कोई कंप्लेंट नहीं होती। अगर कोई कंप्लेंट नहीं है उस समय उस तारीख की तो वो आपको बेनिफिट देगी और आपको बाइज्जत बरी कराने में मदद कर सकती है। इनकेस ऐसा होता है कि जिस दिन की कंप्लेंट के बारे में आपने पूछा कि क्या आपने कोई कंप्लेंट इसके बाबत की थी, और अगर लड़की कहती है कि हाँ मैंने कंप्लेंट की है और वो चार्जशीट के साथ लगी है, तो भी घबराने की बात नहीं है। ऐसे में ये पूछें
कि अगर आपने कंप्लेंट की, जिस घटना के बाबत कंप्लेंट की, उस घटना के बाबत पति के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, पति के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, और वो इसलिए नहीं हुई कि पुलिस वालों ने ये माना, ये देखा कि जो भी घटना बताई गई है उस कंप्लेंट में वो झूठी है। इस बात का बेनिफिट भी आपको एंड में मिलेगा और इस बात पर भी आप कोर्ट से बाइज्जत बरी हो सकते हैं। तो इस तरीके की बातें होती हैं प्रोसिक्यूशन एविडेंस के समय, जो पति को ध्यान रखनी चाहिए। क्या क्या गवाहियां दी जा रही हैं, क्या क्या चार्जशीट में दिए गए बयानों से वो अलग अलग डिफरेंट बातें कर रही है, चाहे वो लड़की के बयान हो, चाहे वो लड़की के माँ बाप के या किसी भी रिलेटिव के बयान हो। इन सभी में कंट्राडिक्शंस निकालें और बाइज्जत बरी होने का रास्ता अपने लिए जरूर ढूंढें। अब इसके बाद आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज, वो होती है डिफेंस एविडेंस, जिसको अधिकतर इस मामलों में नजरअंदाज कर दिया जाता है। जनरली 498 के मामलों में ये देखा जाता है कि हस्बैंड के माइंड में हमेशा एक खलिश रह जाती है कि मेरे पास इतने सारे सबूत हैं, लेकिन ना तो कभी कोर्ट ने ये कहा कि भाई मुझे वो सबूत दिखाओ, और ना ही मेरे को ऐसी कोई समय मिल पाया जब मैं कोर्ट में वो सबूत कोर्ट के सामने रख पाता, और कब मुकदमा शुरू होके कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला, और मेरे सारे सबूत मेरे पास ही रह गए, उसे कोर्ट ने देखा ही नहीं। अब अगर पति के पास कोई सबूत होते हैं तो वो सबूत कोर्ट के सामने रखने की एक स्पेसिफिक समय होता है, एक स्पेसिफिक स्टेज होती है, वो होती है डिफेंस एविडेंस। डिफेंस एविडेंस में अगर मुलजिम यानी हस्बैंड चाहे तो अपने आप को बतौर गवाह कोर्ट के सामने भी पेश कर सकता है कि मैं अपने बचाव में खुद गवाही देना चाहता हूं, खुद बात बताना चाहता हूं। अब जिस समय हस्बैंड खुद को कोर्ट के सामने एज अ विटनेस प्रोड्यूस करेगा, उस समय कोर्ट में जितने भी हस्बैंड के पास अपने बचाव के लिए प्रूफ हैं, वो सभी प्रूफ अपने बचाव के कोर्ट में लगाएगा जिस समय वो गवाही दे रहा है। अगर उस समय पर, जिस समय हस्बैंड एज अ विटनेस कोर्ट में आया हुआ है, उस समय हस्बैंड ने वो सारे सबूत कोर्ट के सामने रख दिए, तो वो सारे सबूतों को कोर्ट देखेगी भी, पढ़ेगी भी, और अगर उन सबूतों से हस्बैंड को बेनिफिट मिलता होगा या ये बात साबित होती है कि जितनी भी बातें पत्नी ने कही हैं अपनी चार्जशीट में हस्बैंड के खिलाफ वो झूठी हैं, अगर उन सबूतों से और हस्बैंड की गवाही से डिफेंस के समय प्रूफ हो जाता है, तो वो बेनिफिट देगा और आपको बाइज्जत बरी करने में पूरी मदद करेगा। इसलिए अगर आपके पास सबूत हैं तो ऐसा नहीं है कि उसे आप रोज कोर्ट में लेके खड़े हो जाएं। जिस समय केस डिफेंस एविडेंस की स्टेज पर आए, उस समय खुद को बतौर विटनेस कोर्ट में पेश करें और अपने सारे सबूतों को कोर्ट में गवाही के समय जज साहब के सामने रखें, कोर्ट में अपने केस में रखें और उनको समझाएं कि ये बात ये कहती है और जिससे मैं यहाँ निर्दोष साबित होता हूँ। उन बातों को कोर्ट तब और उस समय जरूर कंसीडर करेगी और आपको बाइज्जत बरी होने में मदद मिलेगी। अब डिफेंस एविडेंस के समय एक और बात है जिससे आपको बेनिफिट मिल सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है, पति को ऐसा लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके हित में गवाही कोर्ट में देगा और इस बात को बताएगा कि जितनी भी बातें पत्नी ने पति के खिलाफ कही गई हैं वो झूठी हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कोई गवाह अगर पति के पास मौजूद है, तो डिफेंस एविडेंस के समय पति चाहे तो अपनी गवाही के साथ साथ उस व्यक्ति की गवाही भी कोर्ट में करा सकता है अपने पक्ष में। अगर वो गवाही कोर्ट मान लेती है, कोर्ट को लगता है कि जो भी गवाह कोर्ट में आया पति के पक्ष में, उसकी गवाही बिल्कुल ठीक दी गई और उस गवाही से ये प्रूफ होता है कि पति निर्दोष है, तो ऐसे में उसकी गवाही को भी कोर्ट कंसीडर करेगी और आपके लिए बाइज्जत बरी होने का एक और रास्ता खुल जाएगा। फोर्थ स्टेज आती है आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स के समय सबसे पहले लड़की की कंट्राडिक्शन, उसने जो कोर्ट में गवाही दी है और चार्जशीट में जो उसके बयान दर्ज हैं उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, उसको कोर्ट के सामने पॉइंट आउट करें, उन कंट्राडिक्शंस को पॉइंट आउट करें। वो कंट्राडिक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो एक्यूज को बाइज्जत बरी होने में मदद करती हैं। अगर किसी घटना का जिक्र अपने बयान में किया गया है और उन घटनाओं से जुड़ी कोई कंप्लेंट नहीं है थाने की, इस बात को पॉइंट आउट करें कि घटनाएं जो हैं सिर्फ और सिर्फ बयानों में बताई गई हैं, लेकिन उनसे जुड़ा कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है। इसका बेनिफिट भी 498 में मिलता है, बाइज्जत बरी होने में मदद करता है। जितने गवाह लड़की अपने पक्ष में लेकर आई है, उन गवाहों की जो भी बातें हैं उनको पॉइंट आउट करें कि इसमें से इस गवाह ने ये बोला लेकिन उस गवाह ने इस बात को अलग तरीके से बताया, या फिर
कोई भी गवाह ऐसा प्रोड्यूस नहीं हुआ जो ये बता सके कि उसके सामने इतना दहेज दिया गया या फिर उसके सामने इतनी पैसे की मांग की गई, क्योंकि जनरली 498 के केस में यही होता है कि जो भी इल्जाम लगाए होते हैं वो यही होते हैं कि मैं ससुराल में थी और ससुराल में मेरे से इतना पैसा मांगा गया। तो जब ससुराल में इतना पैसा मांगा गया तो उस पैसे की मांग को प्रूव करने के लिए कोई गवाह मौजूद होता ही नहीं है, और इस बात का बेनिफिट ऑफ डाउट अधिकतर केसेस में एक्यूज को यानी हस्बैंड को मिलता है और बाइज्जत बरी होने का रास्ता खुल जाता है। इसके अलावा हस्बैंड जो अपनी गवाही लेके आया है डिफेंस एविडेंस में, जहां हस्बैंड ने अपने आप को बतौर गवाह प्रोड्यूस किया है कोर्ट के सामने, उस गवाही का जिक्र करें। हस्बैंड के पास जो भी सपोर्टिव एविडेंसेस हैं, जो भी प्रूफ्स हैं जो उसने डिफेंस एविडेंस के समय कोर्ट में लगाए हैं, उसको कोर्ट के सामने रखें। उन सबूतों को कोर्ट को समझाएं कि ये सबूत इस बात को बताता है, ये सबूत इस बात को बताता है, जिससे कि ये साबित होता है कि मैं निर्दोष हूं। उन बातों को कोर्ट के सामने रखें, अपने डिफेंस एविडेंस को भी अच्छे से कोर्ट के सामने प्लीड करें। ये सारी बातें जब आप कोर्ट के सामने रखेंगे तो कोर्ट कंट्राडिक्शंस पे बहुत ज्यादा गौर करती है कि लड़की अपने बयानों में कोर्ट के सामने तो ये कह रही है लेकिन चार्जशीट में कुछ और कह रही है। दोनों बातें अलग अलग होती हैं, तो उसका फायदा मिलता ही मिलता है और बाइज्जत बरी होने में मदद करता है। तो इस बात का खास ध्यान रखें अगर आप चाहते हैं कि 498A के मुकदमे से आप बाइज्जत बरी हो जाएं।